वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी 11th क्लास की। हम पूरी साइकोलॉजी साथ में कंप्लीट करेंगे सारे चैप्टर्स। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज़ और इसका फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ये कुछ कंटेंट जो होगा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड गोल्स, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, प्री साइंटिफिक पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट होंगे इस चैप्टर में और हम कोशिश करेंगे हम इसको बाइलिंगुअल सेशन रखें ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्रों को ये समझ में आए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। सो क्या होता है साइकोलॉजी एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट एट एंड इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं। दिस वुड बी इनफ। सो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी है किसी ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना इस साइकोलॉजी। ओके, जैसे हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे मतलब अगर आप एक सपोज़ करिए आपने किसी पर्सन को चूज़ किया है, आप उस पर्सन का बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके ऊपर साइकोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना साइकोलॉजी है। द मेन स्टडी एरिया ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी का मेन स्टडी एरिया क्या है कि हाउ अ पर्सन परसीव, मतलब कैसे कोई इंसान विचार करता है, कैसे कोई चीज़ वो सीखता है, कैसे कोई चीज़ वो सोचता है, कैसे कोई चीज़ वो याद करता है और कैसे कोई चीज़ वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है। और हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी जो भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मतलब कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी कंडीशन आती है, मतलब उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही है और उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पर्सन है, उनसे कैसे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब उनके प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो उससे कैसे डील करता है। तो ये सब जो फोकस एरिया है वो साइकोलॉजी के अंदर आता है और हम यही पढ़ने वाले हैं आगे। So, apart from this, psychologists strive to find answer to this question, such as why a person easily learns something and unable to learn other thing in spite of practice and efforts. So, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इन सब चीज़, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वो चीज़ें तो है, बट उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट स्ट्राइव मतलब कि किसी चीज़ को जानने के लिए बिल्कुल ही बेतहाशा उसको जानने की कोशिश करना। सो स्ट्राइव मतलब हंगर एक टाइप से। सो अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस। तो वो लोग क्या चाहते थे, वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि कैसे कोई पर्सन जो है वो कोई चीज़ नहीं सीख पाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी वो कोई चीज़ नहीं सीख पाता है, और कोई पर्सन जल्दी से सीख जाता है बिना प्रैक्टिस करे। हाउ थिंकिंग डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति में कैसे थिंकिंग डेवलप होती है, कैसे वो सोचता है, सोचने की जो पावर है वो कहाँ से आती है। वाई इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट परसेप्शन, क्यों इंडिविजुअल का डिफरेंट परसेप्शन होता है, क्यों हर एक व्यक्ति का अपना अपने अलग विचार होते हैं, अपने अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है। हाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट्सेट्रा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर होता कैसा है, ऐसे कैसे होता है। सभी लोग साथ में एक ही जैसे बर्थ लिया होगा, राइट? सभी ह्यूमन बीइंग का एक ही जैसे बर्थ होता है, उसके बाद वो अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करते हैं। मतलब सभी को एक जैसा एनवायरनमेंट मिला है, बट फिर भी किसी की पर्सनालिटी ज़्यादा डेवलप्ड होती है, किसी की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, किसी की पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो कैसे वो लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। ओके, एंड due to this eagerness and curiosity we are bound to think how all individuals are different from each other accordingly। मतलब यही सारी चीज़ों के बारे में जानने की जो क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा और ईगरनेस से वी आर बाउंड टू थिंक हाउ ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंगली टू देयर इंटेलिजेंस। मतलब उनके
दिमाग से, दिमाग मतलब कि उनके बुद्धि से, उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। हाउ समटाइम्स दे बिकम सैड एंड समटाइम्स हैप्पी, कभी कभी वो सैड हो जाते हैं, कभी कभी वो हैप्पी हो जाते हैं किसी किसी इंसिडेंट में, और उल्टा भी होता है। लाइक किसी सिचुएशन में कोई एक इंसान हैप्पी हो रहा है और दूसरा इंसान सैड हो रहा है, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि इस वाले सिचुएशन में सभी ह्यूमन बींग खुश होंगे और इस वाली सिचुएशन में सभी ह्यूमन बींग सैड होंगे। तो क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल है? नहीं है। तो ये कैसे होता है? कौन डिसाइड करता है कि कब हैप्पी होना है, कब सैड होना है? ये हमारे दिमाग को कैसे समझ में आता है? एंड हाउ दे बिकम फ्रेंड्स टू ईच अदर एंड हाउ दे बिकम एनिमीज, कैसे वो किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और कैसे किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो क्या उसके पीछे मेंटल प्रोसेस होती है, वो सारा फोकस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली वो सारा फोकस साइकोलॉजी के अंदर आता है। सम पीपल लर्न टू परफॉर्म अ टास्क क्विकली वाइल अदर्स टेक मच टाइम, कभी कभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीख पाते। कभी कभी कोई आदमी जल्दी से कोई टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेता है, जल्दी से कोई भी काम कंप्लीट कर लेता है, और कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं कर पाता। इवन एन इनएक्सपीरियंस पर्सन कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो द वन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। एक इस चीज़ का जो आंसर है एक एक्सपीरियंस पर्सन भी दे सकता है और इनएक्सपीरियंस पर्सन भी दे सकता है। अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने ये रखूँ कि कैसे कोई आदमी जल्दी से सीख जाता है और कैसे कोई आदमी जल्दी से नहीं सीख पाता है, तो एक जो पर्सन जिसको साइकोलॉजी का ज्ञान है वो भी उसका आंसर दे सकता है, और एक जो नॉर्मल कैजुअल सिविलाइज पर्सन है वो भी उसका आंसर दे सकता है, बट वो देगा कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। और जिसको साइकोलॉजी का ज्ञान है वो अपनी साइंटिफिक थेरी और साइकोलॉजिकल रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर देगा। So an inexperienced person will answer this question on the basis of common sense, as I told you, while a psychologist will answer in scientific manner after studying the series of psychological reason behind this action. तो जैसा मैंने बताया साइकोलॉजिस्ट जो है, जो पूरी सीरीज़ है पूरा स्टडी करके उन एक्शंस के पीछे के रीज़न ढूंढ के आपको आंसर देंगे, और जो इनएक्सपीरियंस पर्सन है वो अपने कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल द नेचर एंड एरिया ऑफ साइकोलॉजी। सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर साइकोलॉजी का क्या नेचर है एंड क्या क्या एरिया है साइकोलॉजी के। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज डेफिनेशन एंड गोल ऑफ साइकोलॉजी। सो अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन आ सकती है, कि आखिर साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो जो साइकोलॉजी है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि आया है साइकी प्लस लोगोस से। अब साइकी मतलब क्या होता है? साइकी मतलब होता है सोल, साइकी मतलब होता है सोल, एंड लोगोस मतलब होता है, ये देखिए लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी चीज़ की स्टडी करना इज़ लोगोस। जैसे बायोलॉजी में बायो प्लस लोगोस मतलब कि बायो की स्टडी करना, तो वैसे ही साइकी प्लस लोगो मतलब कि सोल की स्टडी करना, क्योंकि साइकी मतलब ग्रीक में होता है सोल एंड लोगोस मतलब स्टडी। तो ये आप याद रखिएगा कि साइकोलॉजी मतलब होता है साइकी प्लस लोगो, सोल की स्टडी करना, जिसमें साइकी का मतलब सोल है। और ये कौन सा वर्ड है? ये है ग्रीक वर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात थी जो मैंने आपको बताया। एंड अब नेक्स्ट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस लिटरल मीनिंग साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ सोल ऑफ द सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लिटरल मीनिंग मतलब ये जो मतलब दिया इनका जो एक्चुअल में जो मतलब है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल ऑफ सब्जेक्ट, हियर स्टडी ऑफ सोल ऑफ सब्जेक्ट। अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स सच एज एरिस्टोटल एंड प्लेटो कंसिडर्ड साइकोलॉजी एज दी, एरिस्टोटल और प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द सोल। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सोल का साइंस है, वही जो हमने अभी पढ़ा, क्योंकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस, तो सेम है। तो पहले वाले जो साइंटिस्ट हुआ करते थे एरिस्टोटल एंड प्लेटो, जो बहुत पुराने ज़माने के थे, उनके अकॉर्डिंग है
कि साइंस ऑफ द सोल इज़ साइकोलॉजी, और वही आज के मॉडर्न ज़माने में भी कि स्टडी ऑफ soul is psychology. So there's no different meaning, actually not so much different meaning of it. And early Greek philosophers such as Leibniz, Locke, etc. called psychology as the science of the soul. तो जो अर्ली ग्रीक फिलोसोफर थे जैसे कि लिबनीज और लॉक, विलियम लॉक है आई थिंक ये, तो उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ द सोल। साइकोलॉजी साइंस ऑफ द सोल है, वही चीज़ उन्होंने बोली है जो एरिस्टोटल और प्लेटो ने बोली थी। तो देयर इज़ नो डिफरेंट मीनिंग, बस इतना है कि एरिस्टोटल और प्लेटो ने भी इसको साइंस ऑफ द सोल बोला है, और लिबनीज और लॉक के अनुसार भी ये साइंस ऑफ द सोल है, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि किसके अकॉर्डिंग, कौन से साइंटिस्ट के कौन से साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ द सोल होता है साइकोलॉजी का मतलब। ओके, तो ये याद रखना हमको किन किन के अकॉर्डिंग क्या क्या मतलब होता है। एंड इन दिस वे दिस पीपल कंसिडर्ड साइकोलॉजी एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइंड, और इसी तरह से जो साइकोलॉजी है उसे स्टडी ऑफ माइंड, बट द स्पिरिट और माइंड बोथ ऑफ विच वर ऑफ सच नेचर समथिंग अनऑब्जर्वेबल एंड इनडेमोन्स्ट्रेबल। तो क्योंकि क्या हुआ है कि देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ये साइंस ऑफ सोल है, स्टडी ऑफ सोल है, बट स्पिरिट, सोल मतलब क्या होता है, स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आत्मा जो है वो अनटचेबल होती है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप मेरे सामने हैं तो मैं आपका सिर्फ शरीर देख सकती हूँ, आपकी आत्मा नहीं देख सकती हूँ, तो मैं आपकी आत्मा का अध्ययन आखिर कैसे करूँगी, पॉइंट वाली बात है। तो इसीलिए उन्होंने साइकोलॉजी को जो है, जो स्टडी ऑफ सोल हुआ करती थी, उसको स्टडी ऑफ माइंड कर दिया, क्योंकि आत्मा का जो अध्ययन है वो तो इम्पॉसिबल है, बट आत्मा क्या है वो आदमी के बिहेवियर से पता चल जाएगा, राइट। आदमी के माइंड में क्या चल रहा है उससे समझ में आ जाएगा कि उसके आत्मा जो है आखिर क्या मतलब कैसे बिहेव कर रही है, वो हम कैसे पढ़ पाएंगे, उसकी स्टडी कैसे कर पाएंगे अगर हम आदमी के माइंड को पढ़ लें। ओके, सो यही उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एंड इन दिस वे दिस पीपल कंसिडर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइंड, बट द स्पिरिट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट द स्पिरिट और माइंड बोथ ऑफ विच वर ऑफ सच नेचर समथिंग अनऑब्जर्वेबल एंड इनडेमोन्स्ट्रेबल, कि स्पिरिट जो है वो अनऑब्जर्वेबल होती है और इनडेमोन्स्ट्रेबल होती है। सो बोथ ऑफ द डेफिनेशन आर नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर साइंटिफिक स्टडी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या सोचा है कि आत्मा को तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, आदमी के माइंड की स्टडी कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा क्या है। बट ऑब्वियसली माइंड के साथ भी तो यही प्रॉब्लम है, माइंड भी तो हमें नहीं दिखता है, माइंड भी तो जो वर्क करता है वो विजिबल नहीं होता है, तो माइंड भी जो यहाँ पे बोला गया है, वर्ड यूज़ किया गया है, इनडेमोन्स्ट्रेबल और अनऑब्जर्वेबल है। तो अब क्या करें, आफ्टर दिस पीपल कॉल्ड साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि साइकोलॉजी में तो हम स्पिरिट को तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो अनऑब्जर्वेबल एंड इनडेमोन्स्ट्रेबल है, तो हम क्या करते हैं, माइंड को पढ़ते हैं, बट माइंड के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें, अब हम समझेंगे, हम किसकी स्टडी करेंगे, कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस की, मतलब आदमी के साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से वो कैसे बिहेव करता है, कॉन्शियसनेस, उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसकी स्टडी करेंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ पर थे, सबसे पहले हम थे साइंस ऑफ द सोल पे, कि चलो सोल की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम कहाँ पे आए, स्टडी ऑफ माइंड पे, पर दोनों पॉसिबल नहीं हुआ, तो हम उसके बाद कहाँ पर आ गए, हम आ गए कि चलिए अब हम स्टडी करेंगे कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। ओके, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि सबसे पहले साइंस ऑफ द सोल था, उसके बाद साइंस ऑफ द माइंड हुआ, उसके बाद कॉन्शियस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी के लिए लोग अग्री हुए। विल्हेम वुंड एंड हिज डिसाइपल्स टीचनर वर मेजर सपोर्टर ऑफ द डेफिनेशन, बट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर साइंटिफिक स्टडी।
as the definition is not providing any observable and scientific understanding of the subject. अब यही बात घूम फिर के आ गई कि आदमी की जो कॉन्शियसनेस है वो भी तो उसके साथ भी तो सेम ही प्रॉब्लम है. कॉन्शियसनेस तो हमें दिखती नहीं है. तो जो हमारे साथ दो प्रॉब्लम हुई थी कि अनऑब्जर्वेबल, इनडेमोन्स्ट्रेबल, तो ये दोनों चीज़ें इसके साथ ही है कि कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमें कैसे पता चलेगा. उस आदमी के साथ जो हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा. उसके दिमाग में जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस उसके दिमाग में सेट है, वो हम कैसे देख पाएंगे. तो दैट इज़ ऑल्सो अनऑब्जर्वेबल. बट ये जो कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में जो डेफिनेशन थी उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? विल्हेम वुंट ने, और उनके जो डिसाइपल थे, डिसाइपल मतलब उनके शिष्य जो उनके साथ काम करते थे, टिचनर ने. इन्होंने, ये बहुत बड़े सपोर्टर थे इस डेफिनेशन के. बट जैसा आपको पता है कि जो चीज़ दिखती नहीं है वो चीज़ के ऊपर यकीन बहुत कम लोगों को होता है. सो सेम चीज़ वही हुई कि ये जो डेफिनेशन है is not providing any observable and scientific understanding of the subject. So William Wundt is considered as the father of experimental psychology, as he opened first psychological laboratory in the year 1879 in Leipzig University, Germany. देखिए, ये है असली याद करने वाली बात कि जो विलियम वुंट और टिचनर थे जिन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी कर लो तो पता चल जाएगा कि आदमी की जो स्पिरिट है वो कैसी है, वो उससे पता चल जाएगा. तो उन्होंने तो उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि विलियम वुंट जो थे उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. और ये है बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्यों बोला जाता है? एज ही ओपनड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन ईयर 1879 इन लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जर्मनी. क्योंकि उन्होंने वो एक यूनिवर्सिटी में, वो वैसे भी प्रोफेसर थे, विलियम वुंट जो थे वो प्रोफेसर थे. वो कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करते थे? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में. और ये लिप्जिग यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये जर्मनी में हुआ करती थी, 1879 में हुआ करती थी. ओके, तो ये जो ईयर है, आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ईयर याद करने में, ऑल्दो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. बट 1879 में उन्होंने ये जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है उन्होंने ओपन करी थी जर्मनी में. ओके, तो ये याद रखने वाली बात है. इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा गया है, क्योंकि इसके पहले साइकोलॉजी पर कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था. बट उन्होंने जैसे ही लेबोरेटरी ओपन करी तो अब क्या होगा कि लेबोरेटरी में अब उसके ऊपर साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी. तो वो एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम, तो एक्सपेरिमेंट हो गया है, तो वो उसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के उनको जनक कहा जाता है. सो नेक्स्ट, modern psychology tried to explain psychology in more scientific and objective manner. तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैसे 1879 में अपनी लेबोरेटरी ओपन करी तो ये पीरियड स्टार्ट हो गया मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट का, क्योंकि इसके पहले लोग सिर्फ आत्मा की स्टडी करेंगे और ये सारी चीज़ों के ऊपर चलते थे, इस सब राह के ऊपर चलते थे. बट अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक लेबोरेटरी बना दी, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड. तो वहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न साइकोलॉजी का एरा. तो मॉडर्न साइकोलॉजी में उन्होंने ज़्यादातर क्या ध्यान दिया है, मतलब इस एरा में साइकोलॉजिस्ट क्या चाहते थे? इन मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर में साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया उन्होंने. ऑब्जेक्टिव मैनर मतलब कि ऐसी चीज़ जो दिखे, ऐसी चीज़ जो लोगों को समझ में आए, ऐसी चीज़ जो सबके लिए समान हो. क्योंकि देखो, स्पिरिट क्या चाहती है ये तो किसको क्या पता. आपके अकॉर्डिंग वो कुछ और चाहती होगी, किसी और के अकॉर्डिंग कोई कुछ और चाहती होगी. बट हमें एक ऐसे मुद्दे पे आना चाहिए था जो सबके लिए एक जैसा हो, ऑब्जेक्टिव हो. तो उसी के लिए उन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया. तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो थे वो उनका बहुत क्लियर था फंडा कि हम लोग ये ट्राई करेंगे कि साइकोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मैनर में रखा जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर उसके ऊपर बिलीव करने लगेंगे. सो दिस साइकोलॉजिस्ट कंसिडर्ड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर.
या अब देखिए, अब उन्होंने सोचा कि हम साइंटिफिक स्टडी और ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब हम शुरू से चलते, जो डेफिनेशन आई थी कि स्टडी ऑफ सोल, तो स्टडी ऑफ सोल तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि अनऑब्जर्वेबल और इनडेमोन्स्ट्रेबल थी वो, क्योंकि उनको कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता था, कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता था। तो ये वाली डेफिनेशन हमारी कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद फिर कौन सी नई डेफिनेशन आई कि स्टडी ऑफ माइंड, की जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड है। बट स्टडी ऑफ माइंड भी हमारी कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि माइंड की स्टडी तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। तो उसके बाद जो तीसरी विलियम वुंट और टीचनर लेके आए कि जो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ओके, बट ये वाले के साथ भी तीनों डेफिनेशन के साथ कॉमन थिंग ये थी कि ये अनडेमोन्स्ट्रेबल और अनऑब्जर्वेबल है। तो अब क्या करें? तो अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला भाई दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? आदमी के बिहेवियर में दिखेगा। करेक्ट। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चीज़ें पटकेंगे, तो उस चीज़ें के पटकने से मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है। तो आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो आपका बिहेवियर है, उससे मैं आपके माइंड की स्टडी कर सकती हूँ। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। ये सबके द्वारा सम्मानित किया गया, सबने इसको अग्री किया कि हाँ सही बात है, बिहेवियर की स्टडी करो, माइंड में क्या चल रहा है अपने आप पता चल जाएगा। सो दैट इज़ एक्चुअली अ रिवोल्यूशनरी पीरियड। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? जे.बी. वॉटसन वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि जे.बी. वॉटसन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि भैया बिहेवियर की स्टडी करो, माइंड में क्या चल रहा है, सोल में क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है, सब समझ में आ जाएगा अगर आप बिहेवियर की स्टडी करोगे तो इसीलिए बिहेवियर वॉज डिफाइंड एज द एज द कॉन्क्रीट मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम हाथ लगा सकें या फिर देख सकें, या फिर हमें जो पता है कि हाँ ये यहाँ पर है। तो बिहेवियर वॉज डिफाइंड एज द कॉन्क्रीट एंड ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट, क्योंकि बिहेवियर को सब देख सकते थे, सब समझ सकते थे। तो बिहेवियर जो है, ये बिहेवियर वाली डेफिनेशन, ये जो 3 डेफिनेशन पहले आई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया गया इसको। ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिट, माइंड एंड कॉन्शियसनेस विच वर ऑल सब्जेक्टिव एंड हुज ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी पॉसिबल। जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि इनका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बिहेवियर वाली डेफिनेशन को कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिली उनके कंपेयर में। फिर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज़ बिहेवियरल प्रोसेस विच कैन ईजीली ऑब्जर्व। तो जो सब्जेक्ट मैटर था साइकोलॉजी का, वो अब क्या हो गया? बिहेवियरल प्रोसेस। अब क्या पढ़ना है हमको? अब हमको पढ़ना है बिहेवियर के ऊपर। अब सारा काम धंधा छोड़ दो, सारी डेफिनेशन जो माइंड के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो सोल के बारे में, वो सारी काम छोड़ दो और अब क्या करो सब लोग कि बिहेवियरल प्रोसेस के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। बिहेवियर को सब ऑब्जर्व करो, सबको समझ में आएगा कि आखिर मन में क्या चल रहा है, स्पिरिट में क्या चल रहा है। सो ये इन्हें नया एक आइडिया मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? साइकोलॉजी स्टडीज़ लर्निंग, परसेप्शन एंड जेस्चर हुज ऑब्जेक्टिव स्टडी इज़ पॉसिबल। तो अब साइकोलॉजी में क्या हुआ? साइकोलॉजी अब क्या पढ़ती है कि लर्निंग की, मतलब कैसे आदमी सीखता है, कैसे आदमी के विचार नज़रिया होता है, एंड जेस्चर हुज ऑब्जेक्टिव स्टडी इज़ पॉसिबल, और ऐसे जेस्चर जिनकी ऑब्जेक्टिव स्टडी पॉसिबल है। तो ये अब इनका लर्निंग फोकस हो गया। विद दिस साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो स्टडी मेंटल प्रोसेस। इसके साथ ही साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस के ऊपर भी साथ साथ में काम कर रहा था, विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट दे कैन बी ईजिली एस्टिमेटेड बाय बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स। मतलब ऐसी मेंटल प्रोसेस जो, मतलब ऑब्वियसली मेंटल प्रोसेस तो दिमाग के अंदर चलती है, तो वो दिखती नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमको समझ में आ जाता है कि हाँ यार इसके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर भी वो लोग काम करने लग गए, इसकी भी स्टडी करने लग गए। उसके बाद विद दिस फैक्ट इन माइंड, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय, अब नई डेफिनेशन आ गई, क्योंकि देखिए रिवोल्यूशनरी चीज़ें हुई,
लोगों को समझ में आया कि आखिर उनको किस दिशा में जाना है। अभी तक उनको दिशा ही अनक्लियर थी, अब उन्हें समझ में आया कि किस दिशा में जाना है। तो अब नई डेफिनेशन आई साइकोलॉजी की, और ये किसने दी? ये डेफिनेशन दी सेंट्रॉक ने। सेंट्रॉक 2000 की साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस। कि साइकोलॉजी आखिर क्या है। सेंट्रॉक जो थे वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उसी की तरह। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी इसकी कि साइकोलॉजी जो है इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, बिहेवियर में क्या चल रहा है, इसकी स्टडी है साइकोलॉजी है। उसके बाद बैरन 2001 आए, जिन्होंने बोला कि साइकोलॉजी, देखिए सेंट्रॉक 2000 और मतलब 2000 में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। फिर बैरन ने 2001 में दी थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस विच डिफाइंस कॉग्निटिव प्रोसेस एंड बिहेवियर। तो कॉग्निटिव प्रोसेस ही तो मेंटल प्रोसेस है, दोनों ने एक ही बात बोली है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है वर्ड्स का। अब कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब भी मेंटल प्रोसेस ही होती है, पर मेंटल प्रोसेस थोड़ी छोटी होती है, और कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर होता है। ओके, सो या तो थोड़ा सा वाइड होता है मेंटल प्रोसेस से। तो सेंट्रॉक ने बोला था कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी करना इस साइकोलॉजी, और बैरोन ने बोला कि बिहेवियर की और नॉट मेंटल प्रोसेस, उन्होंने बोला कॉग्निटिव प्रोसेस की स्टडी करना इस साइकोलॉजी। उसके बाद हमारे ये दूसरे साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम है सिक्कारेली, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ तो, एंड मेयर। उन्होंने 2006 में ये डेफिनेशन दी है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस। कि जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है। अब इन्होंने क्या बोला था कि तो स्टडी है, बट ये साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की? बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस। मतलब ऑलमोस्ट जो सेंट्रॉक ने बोला था वही सेम चीज़ इन्होंने भी बोल दी। ओके, तो इन तीनों ने आखिर एक ही जैसी बातें बोली। अब आप देख रहे हैं कि 2000, 2001, 2006 तक इसकी डेफिनेशन आ रही है। मतलब साइकोलॉजी रिलेटिवली नया सब्जेक्ट है, या। एंड नाउ गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। आखिर साइकोलॉजी का गोल क्या है? हम इतना साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है? चलिए पढ़ते हैं गोल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी डज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। साइकोलॉजी क्या करती है? साइंटिफिक स्टडी, जो हम इतनी मतलब शुरू से लेके आखिरी तक यही बात बार बार आपको आएगी कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस मैंने अभी बताया, मेंटल प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा एरिया, जिसमें और भी चीज़ें, मतलब हम कैसे परसीव करते हैं, हम कैसे एक्शन लेते हैं, वो सारी चीज़ें भी आ जाती है लर्निंग वगैरह के साथ। तो ह्यूमन एंड एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे होता है। ये गोल है साइकोलॉजी का। ओके, ये मेन गोल है। तो अगर कभी आए कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ साइकोलॉजी, तो आप क्या पढ़ेंगे? वही जो हम ऑलरेडी 10,000 टाइम बार पढ़ चुके हैं आगे, कि साइकोलॉजी डज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो आई थिंक ये आपके लिए अब अनफर्गेटेबल हो जाएगा, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप सही मार्क करके आएंगे। सो नेक्स्ट, देयर आर सम हिडन गोल्स बिहाइंड दिस स्टडी। ओके, मेन गोल था ये। अब देख लेते हैं कि हिडन गोल और कौन कौन से हैं। There are some hidden goals behind this study. The following are the 3 main goals of psychology. तो 3 मेन गोल है। फर्स्ट है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, सेकंड है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, थर्ड है एक्सप्लेनेशन। तो ये जो 3 है ये मेन गोल है। सबसे पहले तो मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन याद कर लीजिए, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऐसे MCQ आ सकते हैं कि मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी और ये 3 ऑप्शन दिया हो और चौथा कुछ और दिया हो, और आपको लगाना है कि कौन सा वाला सही है। ऐसे करके कुछ भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो याद रहना चाहिए आपको कि पहला कौन सा है, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, सेकेंड है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, एंड थर्ड है एक्सप्लेनेशन। आई थिंक हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि आखिर ये होते क्या है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन आखिर क्या होता है।
फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू डिस्क्राइब एंड मेजर बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब पहला क्या गोल है साइकोलॉजी का, वो है इज टू डिस्क्राइब द मेजर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब हम कोई कुछ चीज़ करते हैं तो वो चीज़ हमने क्यों करी है उसको डिस्क्राइब करना काम है साइकोलॉजी का। अगर किसी ने कुछ बिहेवियर किया है तो उस बिहेवियर को करने का कारण क्या है ये पता लगाना काम है साइकोलॉजी का। उसको एक्सप्लेन करना काम है डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको एक्सप्लेन करना फिर उसका काम है साइकोलॉजी का। तो पता लगाओ कि ये क्यों हो रहा है और पता लगा के फिर उसको एक्सप्लेन करो। सो दैट इज मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट मेजर द मेजर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। और वो कैसे करना है, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि हमें मतलब मेज़र करना है। ओके, मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट मतलब क्या होता है, नापना, मापना, एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करना या एग्जैक्ट पता करना कि आखिर वो है क्या। ठीक है, सो मेजर द मेजर साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज एंजाइटी, लर्निंग डिसऑर्डर, एबिलिटी, इंटेलिजेंस। सो क्या है यहाँ पे कि क्या ज़रूरी है, फर्स्ट है मेज़र करना। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे कि मेजरमेंट करना क्या होता है। तो हमको सबसे पहले जो मेजर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, देखिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या, जो हमें इमोशंस आते हैं, हम कोई चीज़ करते हैं जिसके पीछे मतलब रेज हो सकता है। वैसे ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख के रखा, जैसे एंजाइटी होती है। व्हाट इज़ एंजाइटी? बहुत से लोगों को एंजाइटी नहीं पता होता। एंजाइटी मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है दिल में, ऐसा लगता है यार अब क्या होगा, मतलब हलचल टाइप होती है, एकदम परेशान हो जाते हैं हम। जैसे इंटरव्यू के पहले एंजाइटी होने लगती है बहुत सारे लोगों को, नर्वसनेस और बहुत सारी फीलिंग एक साथ आती है। तो दैट इज़ एंजाइटी। लर्निंग कैसे, लर्निंग इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये भी तो मेंटल प्रोसेस है जिसमें दिमाग यूज़ होता है। कैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं। डिसऑर्डर एंड एबिलिटी, किसी चीज़ को करने की एबिलिटी। इंटेलिजेंस मतलब आपको पता होगा कि कैसे इंटेलिजेंस काम करती है। तो ये सारी जो चीज़ है ये मेजर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसको मेज़र करना मतलब ये सब चीज़ों को हमको पहले मेज़र करना होगा। सो वो पहला काम है जो मेज़रमेंट के अंदर आता है। बिफोर डिस्क्राइबिंग अबाउट दैम इट रिक्वायर्स मल्टीपल टेस्ट टू मेज़र दैम। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के पहले हमें मेज़र करना है, मतलब उसके ऊपर मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करके हमको पहले मेज़र करना है। लाइक बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ बोलना चाह रहे हो, अगर आप कोई चीज़ किसी के सामने रखते हो तो आप मेक श्योर करें कि वो चीज़ एक्चुअल में हो, ऐसा ना हो कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजी में कुछ चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आपको उस चीज़ को मेज़र करना पड़ेगा। अब चलिए हमको पता चल गया कि मेज़र करना है। अब मेज़र क्या करना है ये भी पता चल गया कि चलिए एंजाइटी का लेवल मेज़र करना है, इंटेलेक्चुअल का लेवल मतलब इंटेलिजेंस मेज़र करना है, लर्निंग मेज़र करना है, डिसऑर्डर मेज़र करना है। तो सबसे पहले तो मेज़र करना है। तो मेज़र कैसे करोगे आप? तो मेज़र करने के लिए कुछ टूल्स होने चाहिए ना जिससे हम मेज़र करें। लाइक मैंने आपको बोला कि उस जो बोरा है उसके अंदर गेहूँ रखा हुआ है, आप उसको मेज़र करके मुझे दे दो गेहूँ, तो आप कैसे मेज़र करेंगे? क्या आप उसको अपने हाथ से उठा के बता देंगे अपने हिसाब से कि चलो इसमें तो 2 किलो गेहूँ है या 3 किलो गेहूँ है, जो भी मेरा फेवरेट नंबर है वो मैं बोल दूँगी। ऐसे मेज़र कर सकते हैं आप चीज़ों को? नहीं, आप ऐसे मेज़र नहीं कर सकते। अदरवाइज़ तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बताएंगे, तो कैसे मेज़र करेंगे? मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ होना चाहिए। तो हम तराजू इंट्रोड्यूस किया हमने कि अब इसके ऊपर हमने जो मेज़र करा ये हमको जितना बताएगा वो सबके लिए अग्रीएबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 किलो का बाट रखा और देखा कि हाँ गेहूँ 2 किलो है। अब कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकेगा क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट से इसको मेज़र करा है। तो उसी तरीके से ही जो मेंटल प्रोसेसेस होती है, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उनको भी तो मेज़र करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे मेंटल टेस्ट बनाए गए जिससे हम पता कर सके, मतलब
बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट बनाए गए जिससे हम पता कर सके कि हमारा जो मेज़रमेंट है वो सही है या नहीं है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि वो सही है या नहीं, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। मतलब हम मेज़रमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेज़रमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, जब तक हम मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन भी फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मेज़रमेंट करने के लिए हमने मल्टीपल टेस्ट बनाए so that we can get a standard unit. Okay, so therefore one of the main goal of psychology is to develop test and special method to measure various psychological process. तो ये जो हमारे पास वेरियस बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उनको मेज़र करने के लिए हम टेस्ट बनाना, स्पेशल मेथड बनाना, ये भी साइकोलॉजी का ही काम है, ये भी साइकोलॉजी का ही गोल है, वरना आप किसी चीज़ को कैसे मेज़र कर पाएंगे? चलिए देखिए, जो कॉन्क्रीट सामान होता है हम तो उसको मेज़र कर पाते हैं, दूध को लीटर में मेज़र कर लेते हैं, और जो वेट वाली चीज़ होती है उसको तराजू में हम मेज़र कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर या वोल्टेज में हम कर लेते हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, मतलब हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए अपन यूनिट बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी तो मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी हम उसको मेज़र कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उसके लिए ह्यूमन बीइंग ने ऐसे कुछ यंत्र डेवलप करे हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर जो एंजाइटी होती है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, डिसेबिलिटी है, इन सबको भी मेज़र करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहिए। तो उसको कैसे बनाया गया है? टेस्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो फिर इन एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट देयर, अब वो जो साइकोलॉजिकल, चलिए मैंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बना लिया। ओके, फॉर एन एग्जांपल, मुझे किसी आदमी का इंटेलिजेंस मेज़र करना है कि आखिर इसमें कितना इसकी बुद्धिमत्ता है। तो मैंने एक मुझे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पता करना, तो मैंने उसके लिए बनाया एक IQ टेस्ट। ओके, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, कि मुझे पता करना है कि आखिर इसकी कितनी जो है वो इंटेलिजेंस है। तो ये जो IQ टेस्ट है, अब मुझे पता लगाना है कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं, मतलब क्या ये टेस्ट मतलब सबके लिए एक जैसा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 क्वालिटीज़। हर साइकोलॉजिकल टेस्ट में 2 क्वालिटी तो होना चाहिए। फर्स्ट है रिलायबिलिटी एंड सेकंड है वैलिडिटी। तो ये जो 2 है, कोई भी आपने, क्योंकि देखिए जो टेस्ट है वो कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास लाइसेंस है कि वही मेंटल टेस्ट बना सकते हैं, वही साइकोलॉजिकल टेस्ट बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। पर जो भी बनाए ध्यान रखिए कि उसमें 2 चीज़ होना चाहिए, एक होना चाहिए रिलायबिलिटी, एक होना चाहिए वैलिडिटी। अब यहाँ पर रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि लोग यकीन कर सके उस चीज़ के ऊपर। देखिए यहाँ पर लिखा है, रिलायबिलिटी refers that instead of measuring repeatedly there will be no difference in the attainable source। मतलब कि सपोज़ करो मेरे पास एक वेट मशीन है। ओके, अब वो वेट मशीन के ऊपर मैं वज़न नाप रही हूँ, तो आज मेरा वज़न आ रहा है 53, फिर मैंने कल वापस नापा तो मेरा आ रहा है 60, फिर मैंने परसों वापस नापा तो अब 75 आ रहा है। तो क्या अब वो वेट मशीन रिलायबल है? नहीं है, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो बार बार अपना रिज़ल्ट चेंज कर रही है। तो ये वो जो वेट मशीन है, मैं क्या करूँगी, उसकी बैटरी चेंज कर दूँगी, अरे ये तो ख़राब हो गई है, या फिर मैं दूसरा उसको रिप्लेस कर दूँगी। तो सेम मेंटल टेस्ट के साथ भी जाता है। मेंटल टेस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो अगर मैं उसको किसी बच्चे के ऊपर उस टेस्ट को लूँ तो भी उसका IQ उतना ही आना चाहिए, दूसरा ले तो भी उसका IQ उतना आना चाहिए, तीसरा ले तो 100 लोग भी ले तो भी उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो दैट इज़ रिलायबिलिटी। अब ये वैलिडिटी मतलब क्या होता है? वैलिडिटी मीन्स दैट द टेस्ट इज़ मेजरिंग व्हाट इज़ डिज़ाइन टू मेजर। मतलब जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वही काम वो करे। मतलब पता चल रहा है कि मैंने इंटेलेक्चुअल टेस्ट बनाया है, IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस नापने के लिए, और जब मैं वो टेस्ट ले रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि उससे बच्चे का जो है वज़न कितना है। मतलब समझ रहे हैं आप कि मतलब मैंने कुछ और चीज़ के लिए डिज़ाइन किया था और उससे मुझे कुछ और ही आंसर निकल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो टेस्ट जिसके लिए मैंने बनाया है वही उसी का आंसर उस टेस्ट को देना होगा। ओके, सो नेक्स्ट, आफ्टर मेजरमेंट साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ
बिहेवियर, फॉर एग्जांपल मेज़रमेंट के बाद क्या होता है, जो हमने मेज़रमेंट कर लिया, अब मेज़रमेंट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि कुछ टेस्ट बनाने होंगे जिससे हम मेज़रमेंट कर सकें, मतलब मेज़रमेंट भी हम ही करें और टेस्ट भी हम ही को बनाना होता है, और वो भी दो चीज़ों के साथ कि वो रिलायबल है या वैलिड है या नहीं, ये सब चेक करते हुए हमने टेस्ट बनाया। अब टेस्ट बनाने के बाद हमको मेज़रमेंट करना है, जैसे कि मैं IQ टेस्ट मैंने बनाया था। अब मैं IQ टेस्ट को बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगी ताकि मैं मेज़र कर सकूँ कि उसका IQ लेवल कितना है। तो साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर, फॉर एग्जांपल उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं पता लगा, मैंने मेज़र कर लिया, अब मुझे पता चल गया कि इतना इसका IQ है। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कि इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट, and if the intelligence quotient come 150, then it signifies that the individual has sharp intelligence and in different circumstances he could behave intelligently। मतलब अब मैंने जो IQ बनाया था उससे मैंने IQ टेस्ट बनाया था, उससे मैंने बच्चे का IQ टेस्ट किया और मुझे पता चला कि उसका IQ 150 है। तो अब मैं यहाँ पे क्या सिग्निफाई करूँगी, मैं यहाँ पे क्या मतलब मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूँगी कि अब भैया इसका जो IQ है वो 150 है, मतलब ये इंटेलिजेंस है, शार्प इंटेलिजेंस है। और अब जो अलग अलग टाइप की डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आएगी, उसके सामने जो चीज़ें आएगी उसको बहुत ही अच्छे से ये इंटेलिजेंटली बिहेव करके सॉल्व करेगा। सो ये हमने इसको डिस्क्राइब किया। तो ये दो चीज़ें आज हमने समझी है कि मेज़रमेंट क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मेज़र करना होता है, ये जो हमारा जो फर्स्ट वाला ये था कि मेज़रमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, ये हमने समझ लिया है। अब चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को नापना। तो यहाँ पे हमें क्या नापना होता है, हमें यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि एंजाइटी, हैप्पीनेस या फिर जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इंटेलिजेंस, लर्निंग, ये सब नापनी होती है। तो उसको नापने के लिए हमें कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट मेंटल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने होते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको दो बातें याद रखनी है कि वो वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। और टेस्ट बनाने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि अच्छा चलो आपने 150 नाप लिया IQ, तो अब क्या, तो हमें डिस्क्रिप्शन भी देना होता है कि अब हमने 150 नाप लिया है, IQ 150 आया है, तो अब ये जो आदमी है ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में बहुत बुद्धिमत्ता से उसको डील करेगा। सो दैट इज़ व्हाट मेज़रमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। सेकेंड थिंग इज प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। ओके, सो हियर द सेकेंड गोल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकेंड गोल। सो हियर द सेकेंड गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द बिहेवियर, मतलब आदमी का जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्शन करना मतलब क्या होता है। प्रिडिक्शन करना मतलब हिंदी एक्चुअल वर्ड मुझे नहीं पता, पर मैं ये बता सकती हूँ कि प्रिडिक्शन करना मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले ही बता देना, प्रिडिक्ट कर देना कि अरे ये होगा, देख लेना। जैसे मैंने किसी का जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंटेलेक्चुअल वाला एग्जांपल कि इंटेलिजेंस लेवल मैंने चेक किया 150 आया, तो मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट करा कि हाँ कोई भी सर्कमस्टेंसेस होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, उस सिचुएशन में अच्छे से बिहेव करेगा, डील कर लेगा, तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। ओके, सो साइकोलॉजी का काम सेकंड गोल क्या है, यही कि चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, उसको टेस्ट करके पहले ही उसको प्रिडिक्ट करना ताकि हम उसे कंट्रोल कर सकें। जैसे कि करियर काउंसलर का काम होता है। करियर काउंसलर क्या करता है, जब जैसे हम 10th पास आउट करते हैं उसके बाद हम करियर काउंसलर के पास जाते हैं, हम बताते हैं कि हमें इतने नंबर आए हैं, हमारा ये एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हमको बताता है कि आप ना ये वाला काम नहीं करिए, आप साइंस और मैथ्स मत लो, आप कॉमर्स लो, क्योंकि आप जब कॉमर्स लोगे आपको उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो उसने कैसे बताया, उसने अपने कुछ मेजरमेंट टेस्ट हमारे ऊपर कभी कभी होता है राइट, वो हमको एक पेज देते, एक टेस्ट देते, वो हमको सॉल्व करना होता है, वो उनका मेजरमेंट टेस्ट है। तो वो पहली वाली चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वो भी साइकोलॉजी का ही खेल है करियर काउंसलर भी, कि देखिए उसने सबसे पहले आपसे टेस्ट लिया, तो
उसके बाद टेस्ट लेने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको प्रिडिक्ट करके बताया कि आप है ना ये वाली चीज़ नहीं ये वाली चीज़ करिए, क्योंकि इस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप साइंस मैथ्स ना लीजिए, उसके अंदर आपको कम नंबर आएंगे, बाद में फिर आपके फ्यूचर अफेक्ट होगा। तो आप एक काम करिए, कॉमर्स लीजिए, उसके बाद आप बिज़नेस करिए, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, मतलब उन्होंने हमारा जो फेलियर है वो कंट्रोल कर लिया। हो सकता है कि मैं करियर काउंसलर के पास नहीं जाती और मैं साइंस मैथ्स लेती, उसके बाद मुझे पता चलता अरे यार कितना डिफ़िकल्ट है, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, उसके बाद मेरे ग्रेड्स कम होते हैं, उसके बाद में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, एंड एवरीथिंग कैन हैपन। सो हमने उसको पहले ही प्रिडिक्शन के द्वारा कंट्रोल कर लिया। हम उसके पास गए, उन्होंने अपना वैलिड और रिलायबल मेंटल टेस्ट हमें दिया, जो हमने बताया उसको, जिससे हम उसको पता चला कि आखिर हम किस चीज़ में अच्छे हैं, और उसने अपना प्रिडिक्शन दिया जिसको हमने फॉलो किया और हम ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो यही सेकंड गोल है साइकोलॉजी का, कि द सेकंड गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द बिहेवियर so that it can be properly controlled as far as prediction is concerned, which will be considered successful on the success of measurement. Generally, psychologists predicts that how an individual will perform in any situation and how all prediction are done. ये देखिए, एक इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करता है और प्रिडिक्शंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर. For example, if we can measure the intellectual of any student, then we can rightly predict about his performance in his or her school. Correct? जो मैंने आपको बात बोली थी वही सेम चीज़ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कैन मेज़र द इंटेलेक्चुअल, जैसे हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, हम अगर इंटेलेक्चुअल लेवल की स्टडी कर ले, तो अगर किसी बंदे का IQ आ रहा है 150, तो ऑब्वियसली उसका एकेडमिक स्कोर अच्छा ही रहेगा, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेगा. तो ये हमने प्रिडिक्ट कर दिया. लाइक आफ्टर मेजरिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल, psychologists predict that which job we must choose in which we can attain more and more success. कौन सी जॉब हमें चूज़ करना चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, कौन सी नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था करियर काउंसलर का. एंड प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल वर्क्स टुगेदर. दैट्स राइट. अगर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे तो उस चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे तो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे. इसलिए बोला गया है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल वर्क टुगेदर. तो प्रिडिक्शन भी सही होना चाहिए. And whenever a psychologist predicts about any of the behavior, his aim is to control that behavior. कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो चीज़ों को प्रिडिक्ट क्यों करता है? किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं करता है कि नहीं यू जस्ट डोंट टेक साइंस मैथ्स बिकॉज यू आर नॉट गुड एट इट. मज़े लेने के लिए वो ये सारी चीज़ें नहीं करता, वो उस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है ताकि वो फ्यूचर लॉस को रोक सकें. ओके, सो ये था हमारा सेकेंड वाला गोल कि प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल. फर्स्ट हमने पढ़ा था मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. तो आई थिंक आपको दोनों जो गोल है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एंड नाउ थर्ड वन, एक्सप्लेनेशन. ओके, तो सबसे पहले मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन याद हो गया होगा आपको पहला गोल. सेकंड गोल प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल. थर्ड गोल एक्सप्लेनेशन. अब भैया एक्सप्लेनेशन क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर. जो मेन मतलब जो इवेंचुअली जो फाइनली जो टारगेट है, जो गोल है साइकोलॉजी का, वो क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना. जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए थे कि साइकोलॉजी मतलब होता है क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना ही उसका गोल है. टू एक्सप्लेन बिहेवियर, साइकोलॉजिस्ट डेवलप सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज so that the explanation can be done in the scientific manner. Okay, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल थेरीज डेवलप करते हैं ताकि उस थेरीज की हेल्प से वो साइंटिफिक मैनर में सबको एक्सप्लेन कर सकें. So these theories are the collected fact from the known source and help psychologists to determine such situation in the logical manner where they were not able to find right answers. Like, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इनका सोर्स क्या होता है. जैसे कि मैंने किसी पर्सन को
के ऊपर मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो वो मुझे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक फैक्ट हो गया। मैंने दूसरे पर्सन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया, मुझे उसका जो रिज़ल्ट आ गया वो मेरे पास दूसरा फैक्ट हो गया। तो मैं ऐसे बहुत सारे फैक्ट को जोड़कर एक कॉमन रिज़ल्ट पे पहुँचूँगी। तो वो जो रिज़ल्ट होगा वो मेरा एक आंसर है, वो मैं सबको एक्सप्लेन करूँगी। और जब मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन करेगा कि यार ऐसा क्यों है, ये जो आप रिज़ल्ट बता रहे हो वो कैसे आया, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि देखिए मैंने ये इतने लोगों के ऊपर इतना इतना टेस्ट किया था, उनका आंसर ये आया, तो हमने सब कुछ समराइज़ करके हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है वो सामने है। तो दैट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, राइट? ऐसी होती है साइंटिफिक स्टडी। सो सभी लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे और वो रिलायबल होगा ज़्यादा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम। हमने ये पढ़ा था वेयर दे वर नॉट एबल टू फाइंड राइट आंसर, तो हम एक्सपेरिमेंट करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इज़ द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी बिकॉज स्टिल द साइकोलॉजिस्ट विल नॉट बी एबल टू फाइंड that why a particular individual behave in a certain manner and why certain measurement technique is working, then they can neither predict about the behavior nor it can be possible to control it properly. तो अभी जब हमने अभी तक पढ़ा था कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना ही फर्स्ट गोल है साइकोलॉजी का, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट वाई पर्टिकुलर, मतलब अगर जब तक वो पता नहीं कर पाएंगे कि क्यों एक व्यक्ति इस तरीके से बिहेव करता है, क्यों जो हमारी मेजरमेंट टेक्निक है वो वर्क कर रही है, तो अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं जान पाएगा, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो वो सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर वो सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा तो हम वो जो फ्यूचर लॉस जो होने वाला है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जो 3 गोल हमने पढ़े थे वो अब आई थिंक आपको क्लियर, ये 3 गोल हमने पढ़े थे कि साइकोलॉजी के 3 गोल है। फर्स्ट है मेजरमेंट, सेकेंड है प्रिडिक्शन एंड थर्ड है एक्सप्लेनेशन। ओके, ये मेजरमेंट, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि आखिर में ये होता क्या है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम हिस्ट्री। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी है क्या, साइकी प्लस लोगोस वगैरह सारी चीज़ें आपको ध्यान होगी। फिर डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी एंड गोल्स, डेफिनेशन हमने पढ़ी साइकोलॉजी की कि किन किन के द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दी गई, और उसके गोल्स पढ़े। जो गोल्स अभी हमने ताज़ा पढ़े हैं कि मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा है सेकंड वाला कि प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, और थर्ड वाला हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। तो ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्री साइंटिफिक पीरियड, साइंटिफिक पीरियड, फिर डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन्स। ओके, सो अभी लॉन्ग वे टू गो।